हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ क्लासेस। अभी तक हमने कितना क्वेश्चन कर लिया? 50 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम अपना 51st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 51st क्वेश्चन इज, क्या भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध भारत के भूमि के बाहर कारित करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के न्यायालय में उत्तरदायी होता है? इज एनी पर्सन कमिटिंग बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द इंडियन पिनल कोड 1860 लाइबल टू एनी कोर्ट इन इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन हाँ, यस। सेकेंड ऑप्शन, केवल यदि वह भारत का नागरिक है तब हाँ, यस, ओनली इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड थर्ड ऑप्शन, यदि वह जुर्म करने के पश्चात भारत में आता है तब हाँ, इफ ही कम्स टू इंडिया आफ्टर कमिटिंग द क्राइम देन यस। एंड फोर्थ ऑप्शन नो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल यदि वह भारत का नागरिक है तब हाँ। भारतीय दंड संहिता की जो धारा 4(1) है उसके अकॉर्डिंग इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है, राइट। और जो सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 इंडियन पिनल कोड का बीएनएस के कौन से सेक्शन के इक्विवेलेंट है? सेक्शन 1 सब सेक्शन 5 क्लॉज ए बीएनएस के इक्विवेलेंट है, जो कि बताता है कि एनी ऑफेंस कमिटेड बाय अ सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारतीय न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र होगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस विल इंडियन कोर्ट हैव ज्यूरिडिक्शन? फर्स्ट, किसी दूसरे देश में एक भारतीय द्वारा किया गया अपराध, क्राइम कमिटेड बाय एन इंडियन इन अनदर कंट्री। एंड सेकंड, भारत में एक विदेशी द्वारा किया गया अपराध, ऑफेंस कमिटेड बाय अ फॉरेनर इन इंडिया। एंड थर्ड, भारतीय जहाज पर एक व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध, ऑफेंस कमिटेड बाय अ पर्सन ऑन बोर्ड एन इंडियन शिप। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन 1 and 2 and second option 1 and 3 and third option केवल 2 only 2 and fourth option 1 2 and 3। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट, हमारा जो इंडियन पिनल कोड है या फिर भारतीय न्याय संहिता है, इंडियन कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन वहाँ कहाँ तक होगा? क्राइम अगर कमिट किया जा रहा है किसी इंडियन के द्वारा दूसरी कंट्री में तो भी ये हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा। तो फर्स्ट भी हमारा करेक्ट है। ऑफेंस कमिटेड बाय अ फॉरेनर इन इंडिया, अगर कोई फॉरेनर इंडिया में करता है तो भी ये हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा, तो ये भी हमारा करेक्ट है। ऑफेंस कमिटेड बाय अ पर्सन ऑन बोर्ड एन इंडियन शिप, अगर इंडियन शिप पे ऑफेंस किया जा रहा है कोई भी हो तो वहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा हमारा भारतीय न्याय संहिता इन इंडियन पिनल कोड। तो हमारा ये भी करेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 and 3, राइट। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 4(1) की उपधारा 1 के अकॉर्डिंग क्या है? यदि कोई भारतीय विदेश में अपराध करता है जो भारतीय विधि के द्वारा विचारणीय है तो ऐसा माना जाएगा कि वह जो अपराध है, वह जो ऑफेंस है, भारत के भीतर किया गया है। और धारा 4 की उपधारा 2 के अकॉर्डिंग क्या है? भारत में रजिस्टर्ड कोई पोत है या विमान है, एयरक्राफ्ट है, शिप है, उस पर किसी व्यक्ति द्वारा अपराध करने पर दंडनीय होगा। और जो सेक्शन 2 है वो एक्सप्रेसली बताता है कि भारत की सीमा के भीतर इस संहिता के विरोध में कृत्य दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, का जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता हुआ दिल्ली में पकड़ा जाता है हत्या के अपराध के लिए, वह A citizen of India commits murder in Uganda, he is caught in Delhi for the offense of murder he is। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन 4 में आपका ये इलस्ट्रेशन दिया गया है। ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन युगांडा, और नए बीएनएस में आपको युगांडा नहीं मिलेगा, वहाँ पर एनी प्लेस लिखा है। एंड ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड, जहाँ पर पाया जाएगा वहीं पर उसको ट्राइड एंड कन्विक्ट कर दिया जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? केवल युगांडा में, ओनली इन युगांडा। एंड सेकेंड ऑप्शन, केवल उस देश में मृतक जहाँ का नागरिक था। एंड थर्ड ऑप्शन, एनी ऑफ द अबव, उपयुक्त दोनों में से कहीं भी। एंड डी ऑप्शन हमारा दिल्ली में विचारित और दोषित किया जा सकता है, कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड इन दिल्ली। द राइट आंसर कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड इन दिल्ली।
According to Section 4(1) of the Indian Penal Code, the provision of this code apply to any crime committed by a citizen of India in any place without or beyond India. Illustration based है बताया गया. Hence he can be tried and convicted in Delhi for the offence of murder, right? तो BNS का जो illustration दिया गया कहाँ पर दिया गया? Section 1 सबसेक्शन 5 में दिया गया है. A who is a citizen of India, A जो है क्या है? Citizen of India है. मर्डर कमिट करता है कहाँ पर? एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर. ही कैन बी ट्राइड किया जा सकता है एंड कन्विक्ट किया जा सकता है मर्डर के लिए कहाँ पर? एनी प्लेस इन इंडिया विच ही मे बी फाउंड, जहाँ पर वो पाया जाएगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के उपबंध प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पेनल कोड. फर्स्ट ऑप्शन, किसी ऐसे अपराध को भी लागू है जो किसी विदेशी द्वारा भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर भारत के नागरिक के विरुद्ध किया गया हो. अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय अ फॉरेनर अगेंस्ट अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया. एंड सेकेंड ऑप्शन, किसी ऐसे अपराध को भी लागू है जो किसी विदेशी द्वारा भारत के किसी राजनयिक मिशन में किया गया हो. अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय अ फॉरेनर इन अ डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ इंडिया. एंड थर्ड ऑप्शन, भारत के नागरिक द्वारा भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किए गए ऐसे अपराध को भी लागू है जो उस विदेशी राज्य की विधि के अनुसार अपराध है किंतु भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं है. अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट एनी प्लेस आउटसाइड एंड बियॉन्ड इंडिया विच ही इज एन ऑफेंस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ दैट फॉरेन स्टेट बट इज नॉट एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पेनल कोड. एंड फोर्थ ऑप्शन, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है. अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पर्सन ऑन बोर्ड एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी. तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंडियन पेनल कोड का प्रोविजन कहाँ अप्लाई होगा? हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान, कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट है चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है, राइट. और ये हमारे करेक्ट आंसर नहीं है. राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, राइट. तो भारतीय दंड संहिता की जो धारा 4(2) के अकॉर्डिंग क्या है? भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किसी अपराध भी भारतीय दंड संहिता के उपबंध लागू होंगे. तो और ये BNS का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 क्लॉज बी का प्रोविजन है जो बताता है कि एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पर्सन ऑन बोर्ड एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अकॉर्डिंग इस संहिता के उपबंध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य करके भारत के बाहर और परे किसी स्थान में अपराध कारित करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होंगे. अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड द प्रोविजंस of this code will also apply to any offense committed by a person who commits an offense at a place without and beyond India targeting a computer resource located in India. तो बताना राइट आंसर क्या होगा. यहाँ पर आपको IPC का सेक्शन दिया गया और इसी के सामने आपको BNS का सेक्शन दिया गया है. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सेक्शन 3 IPC का और सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 BNS का. सेकंड ऑप्शन सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 IPC का एंड सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए BNS का. एंड थर्ड ऑप्शन सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 क्लॉज बी BNS का. एंड फोर्थ ऑप्शन सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 और BNS का कौन सा सेक्शन? सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी. तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 और वहीं BNS की बात करेंगे तो सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 और क्लॉज सी में ये बात बताया गया है, राइट. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008, इसी के द्वारा भारतीय दंड संहिता में इंडियन पेनल कोड का जो सेक्शन है 4 उसका क्लॉज 3 इंसर्ट किया गया था और इसके अकॉर्डिंग इस संहिता के जो उपबंध है भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य करके भारत के बाहर और परे किसी स्थान में अपराध कारित करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होंगे. तो क्लॉज 3 जो है इंसर्ट किस में किया गया? सेक्शन 4 में इंडियन पेनल कोड के. किसके द्वारा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 के द्वारा. और इसके अकॉर्डिंग
ये कहाँ पर अप्लाई होगा? एनी ऑफेंस जो कमिट किया जाएगा बाय अ पर्सन हु कमिट्स एन ऑफेंस एट अ प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। कंप्यूटर रिसोर्स कहाँ पर लोकेटेड है? इंडिया में, वहाँ पर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। और क्लॉज 3 बाद में इंसर्ट किया गया, कहाँ पर? सेक्शन 4 में। कहाँ के? इंडियन पिनल कोड के। किसके द्वारा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के द्वारा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय नागरिक इंग्लैंड में जार कर्म जो उस देश में अपराध नहीं है करता है, कथित अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? ए, एन इंडियन सिटीजन कमिट्स अडल्ट्री इन इंग्लैंड विच इज नॉट अ क्राइम इन दैट कंट्री विच कोर्ट कैन ट्राई द अलीज्ड क्राइम। फर्स्ट ऑप्शन, वह न्यायालय जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंदर जार कर्म किया गया है। द कोर्ट विद इन हुज लोकल ज्यूरिडिक्शन द अडल्ट्री हैज बीन कमिटेड। एंड सेकेंड ऑप्शन, भारत के किसी स्थान में स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का न्यायालय जहां अभियुक्त पाया गया हो। अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सिचुएटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया वेयर द अक्यूज्ड इज फाउंड। एंड थर्ड ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के किसी स्थान में स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का न्यायालय जहां अभियुक्त पाया गया है। अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सिचुएटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया वेयर द अक्यूज इज फाउंड, राइट। तो जो भारतीय दंड संहिता की धारा 4 है उसके उपबंध के अधीन कथित अपराध का विचारण भारत के किसी स्थान में स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा जहां अभियुक्त पाया गया हो किया जा सकता है। 2018 में केस आता है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया 497 जो सेक्शन था आईपीसी का अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अब अडल्ट्री इंडिया में भी क्राइम नहीं है। अब अडल्ट्री बस एक डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है, लेकिन अडल्ट्री अब ऑफेंस नहीं है इंडिया में भी, राइट। और सेक्शन 4 आईपीसी का और वही सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 बीएनएस की बात करता है। बीएनएस में कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 1 सबसेक्शन 5। और आईपीसी की बात करें तो सेक्शन 4 है जो बात करता है एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, जिसमें 3 क्लॉज दिया गया है। जिसमें फर्स्ट तो कोई भी इंडिया का सिटीजन है, इंडिया के बाहर जाके अपराध करके आता है। सेकेंड, कोई भी पर्सन है वो इंडिया के रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट में अपराध करता है तो एप्लीकेबल हो जाएगा। और एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। अगर कंप्यूटर रिसोर्स जो लोकेटेड है वो इंडिया में, तब भी हमारा बीएनएस हो या फिर आईपीसी एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में रहने वाला भारत का एक नागरिक इस्लामाबाद पाकिस्तान में हत्या करता है तथा बाद में बंबई में पाया जाता, उसके ऊपर धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अधीन मुकदमा चलाकर उसे निम्न स्थान पर दंडित किया जा सकता है। एन इंडियन सिटीजन लिविंग इन दिल्ली कमिट्स मर्डर इन इस्लामाबाद and is later found in Bombay, he can be tried and punished under section 302 of the Indian Penal Code at the following places. First option इस्लामाबाद में, सेकेंड ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एट हेग, एंड थर्ड ऑप्शन बम्बई बॉम्बे, एंड फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कहीं भी, एनीवेयर अमंग द अबव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग क्या है कि जो संहिता है इसके जो प्रोविजन है भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों पर भी लागू है। और इस अपराध का जो ट्रायल है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का जो सेक्शन 188 है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। और इस बारे में भारत के नागरिक के विरुद्ध ऐसे कार्यवाही की जा सकती है मानो वह अपराध भारत के अंदर उस स्थान में किया गया है जहां वह पाया गया है, राइट। तो इस तरह इस प्रॉब्लम में कहां पर मुकदमा चलाएगा? बॉम्बे में चलाया जाएगा। प्रॉब्लम में क्या था? दिल्ली का सिटीजन था और मर्डर कहाँ कमिट करता है? इस्लामाबाद में। और कहाँ पाया जाता है? बॉम्बे में पाया जाता है। तो बॉम्बे में उसके ऊपर ट्रायल चलेगा और पनिश किया जाएगा, राइट। और ये सेक्शन 188 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है। और यही सेक्शन बीएनएसएस में कहाँ देखने को मिलेगा? सेक्शन 208 में देखने को मिलेगा, जहाँ पर क्या है? ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। और कहाँ पर उसके खिलाफ चलेगा ट्रायल वगैरह? जहाँ पर वो पाया जाएगा या वो ऑफेंस जो उसने किया है इंडिया में जहाँ पर रजिस्टर्ड किया जाएगा, राइट। तो आपको ये सेक्शन ध्यान में रखना है। कौन सा? 208 किसका है? बीएनएसएस का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय नागरिक ने इंग्लैंड में अपनी पत्नी की हत्या कर दी, क्या उसे भारत में विचारित किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अपराध इंग्लैंड में कारित किया गया है। सेकंड ऑप्शन हाँ, भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के अंतर्गत भारत में। एंड थर्ड ऑप्शन, उसका विचारण अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होगा। फोर्थ ऑप्शन, उसका विचारण कहीं नहीं होगा। एन इंडियन सिटीजन मर्डर्ड his wife in England, can he be tried in India? First option no, because the crime was committed in England. And second option yes, in India under section 4 of the Indian Penal Code. And third option he will be tried under international law. And fourth option he will not be tried anywhere. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, yes, in India under section 4 of the Indian Penal Code, right? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं। मैस्कुलिन वर्ड हैव बीन यूज्ड इन द इंडियन पेनल कोड। फर्स्ट ऑप्शन फॉर मेल, नर हेतु। सेकंड ऑप्शन नारी हेतु, फॉर फीमेल। एंड थर्ड ऑप्शन हर व्यक्ति हेतु, चाहे वह नर हो या नारी, फॉर एवरी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। एंड फोर्थ ऑप्शन ऐसे शब्दों का उपयोग इस संहिता में नहीं है। सच वर्ड्स आर नॉट यूज्ड इन दिस कोड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर एवरी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, राइट। तो भारतीय दंड संहिता का जो सेक्शन है, सेक्शन 8, इसके अकॉर्डिंग पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे नर हो या नारी। और बीएनएस का कहां पर दिया गया? बीएनएस में जेंडर का जो डेफिनेशन है कहां पर है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 में दिया गया है जेंडर की डेफिनेशन। द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स मीन्स ही जो एंड हिम वगैरह जो है वो इसके डेरिवेटिव्स हैं, आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। हमारे इंडियन पिनल कोड में ट्रांसजेंडर वर्ड नहीं यूज किया गया था, और जो आपका नया बीएनएस आया है उसमें ट्रांसजेंडर वर्ड भी यूज है। तो और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जाएगा, तो ध्यान में रखना है अब कौन कौन आ गया, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, राइट। और एक्सप्लेनेशन दिया गया ट्रांसजेंडर का डेफिनेशन क्या होगा, उसका मीनिंग क्या होगा। तो ट्रांसजेंडर का मीनिंग क्या होगा? जो असाइन किया गया है क्लॉज के ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। तो ट्रांसजेंडर का मीनिंग क्या होगा? जो आपका सेक्शन 2 क्लॉज के, और कहाँ का ये सेक्शन 2 क्लॉज के है? ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। उसमें जो ट्रांसजेंडर की मीनिंग दी गई है वही ट्रांसजेंडर का मीनिंग यहाँ पर एप्लीकेबल होगा बीएनएस में, राइट। तो वहाँ पर असाइन कर दिया गया है ट्रांसजेंडर का मीनिंग, और वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा। तो ट्रांसजेंडर को स्पेसिफिक कहीं बीएनएस में डिफाइन नहीं किया गया है, तो उसकी मीनिंग कहाँ दी गई है? ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट में दी गई है, वहां पर आपको देखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द द्योतक है। इन द इंडियन पेनल कोड द वर्ड वुमन डिनोट्स। फर्स्ट ऑप्शन 15 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, एनी वुमन एबव 15 ईयर्स ऑफ एज। सेकेंड ऑप्शन 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, एनी वुमन एबव 18 ईयर्स ऑफ एज। एंड थर्ड ऑप्शन 21 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, एनी वुमन एबव 21 ईयर ऑफ एज। एंड फोर्थ ऑप्शन जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का, एनी वुमन ऑफ एनी एज इंक्लूडिंग अ न्यू बॉर्न गर्ल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। तो जो हमारा इंडियन पिनल कोड है सेक्शन 10, उसमें मैन एंड वुमेन के डेफिनेशन दी गई है। मैन और वुमन कौन होगा, और बीएनएस में दोनों अलग अलग जगह डेफिनेशन दी गई है। बीएनएस में मैन का डेफिनेशन कहाँ दिया गया है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 19 में दिया गया है। और बीएनएस में वुमन की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 35 में दिया गया है वुमन की डेफिनेशन सेम है। मैन का मतलब क्या है? मीन्स मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, किसी भी एज का मेल ह्यूमन बीइंग है तो मैन कहलाएगा, और फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज क्या कहलाएंगे? वुमन कहलाएंगे। तो ये डेफिनेशन दिया गया है, और आईपीसी में सेक्शन 10 में दोनों डेफिनेशन था मैन एंड वुमन का, और बीएनएस में दोनों अलग अलग जगह है। ध्यान में रखना है
219 में मैन का दिया गया एंड 235 में वुमन की डेफिनेशन दी गई है, राइट। एक केस है एम्परर वर्सेस टाटिया महादेव का केस है। तो इस केस में क्या होता है, अक्यूज्ड रहता है 6 ईयर ओल्ड गर्ल को रूम में ले जाता है एंड मेड टू लाई डाउन एंड ही ले ऑन हर। तो गर्ल वहां पर चिल्लाती है एंड इमीडिएटली वहां से भाग जाती है। फिर ट्रायल कोर्ट जो है वो कन्विक्ट करता है अक्यूज्ड को अंडर सेक्शन 352 ऑफ द कोड मीन्स इंडियन पेनल कोड फॉर नॉर्मल असॉल्ट एज द गर्ल वॉज टू यंग टू हैव एनी सेंस ऑफ मॉडेस्टी। गर्ल इतनी छोटी बच्ची है कि उसके पास मॉडेस्टी जैसा सेंस नहीं है, इसलिए 352 में नॉर्मल असॉल्ट में कन्विक्ट कर दिया जाता है। बट द बॉम्बे हाई कोर्ट के पास जब केस जाता है तो कन्विक्ट करता है अक्यूज्ड को अंडर सेक्शन 354 में फॉर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन बिकॉज डिस्पाइट ऑफ बीइंग यंग शी वाज द वुमन। तो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन में चार्ज कन्विक्ट कर दिया जाता है अक्यूज्ड को, चाहे उसकी एज कितनी भी छोटी क्यों ना हो, बट वो वुमन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष परिभाषित है, मैन इज डिफाइंड इन। फर्स्ट ऑप्शन भारतीय दंड संहिता की धारा 13 में सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। सेकंड ऑप्शन भारतीय दंड संहिता की धारा 9 में सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। थर्ड ऑप्शन भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। फोर्थ ऑप्शन भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, राइट। यहाँ पर मैन का डेफिनेशन दिया गया है। तो सेक्शन 10 में क्या दिया गया है, मैन के डेफिनेशन जो डिनोट करता है मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। और बीएनएस में आपको कहाँ ये डेफिनेशन देखने को मिलेगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 में आपको देखने को मिलेगा मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। और वहीं पर आपको सेक्शन 10 आईपीसी में मैन एंड वुमेन दोनों का डेफिनेशन देखने को मिलता था और बीएनएस में दोनों डेफिनेशन अलग अलग जगह दी गई है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धारा में दी गई व्यक्ति की परिभाषा की प्रकृति को देखते हुए मानव वध को एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। In which of the following sections homicide can't be defined as the killing of a person by a person given the nature of the definition of a person? फर्स्ट ऑप्शन भारतीय दंड संहिता की धारा 13 में सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन पेनल कोड एंड सेकेंड ऑप्शन भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। थर्ड ऑप्शन भारतीय दंड संहिता की धारा 9 में सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। फोर्थ ऑप्शन भारतीय दंड संहिता की धारा 7 में सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन 11 में, क्योंकि यहाँ पर आपको पर्सन की डेफिनेशन दी गई है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 11 के अकॉर्डिंग व्यक्ति की जो परिभाषा है इस प्रकार है, कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग व्यक्ति में कंपनी और संगम मीन्स एसोसिएशन भी है जो किसी व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकते। तो धारा 11 में दी गई जो व्यक्ति की परिभाषा का जो नेचर है उसको देखते हुए मानव वध को एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। और बीएनएस में कौन सा सेक्शन दिया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 में पर्सन में क्या इंक्लूड है, एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 13 में क्वीन की परिभाषा निश्चित की गई। द डेफिनेशन ऑफ क्वीन इन सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 वॉज रिपील्ड बाय विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन बाय द एडेप्टेशन ऑफ लॉ ऑर्डर 1937 एंड सेकेंड ऑप्शन विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा। थर्ड ऑप्शन विधि अनुकूलन आदेश 1938 द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन विधि अनुकूलन आदेश 1951 द्वारा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा बाय द एडेप्टेशन ऑफ लॉज ऑर्डर 1950। उसके बाद देश आज़ाद हो जाता है, क्वीन एंड किंग का कोई यूज नहीं रहता, तो क्वीन के डेफिनेशन को रिपील कर दिया गया। और अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हमारा इंडियन पिनल कोड का था जब क्वीन को रिपील कर दिया गया। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 13 के अंतर्गत क्वीन की परिभाषा को विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा रिपील कर दिया गया, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड इज इंडिया डिफाइंड? फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन 16, सेकंड ऑप्शन सेक्शन 17 एंड थर्ड ऑप्शन सेक्शन 18, फोर्थ ऑप्शन सेक्शन 19। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 18। सेक्शन 18 में इंडिया को डिफाइन किया गया है। तो India is defined in section 18 of the Indian Penal Code. According to this, India means the entire territory of India, including the state of Jammu and Kashmir. तो जम्मू एंड कश्मीर कब से आया? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से आया। 31 अक्टूबर 2019 से होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल हो गया था। इससे पहले यहाँ पर रणवीर पेनल कोड चलता था जम्मू एंड कश्मीर में, और 31 अक्टूबर 2019 से हमारा जम्मू एंड कश्मीर में भी इंडियन पेनल कोड एप्लीकेबल हो गया था। अब होल ऑफ इंडिया पे क्या एप्लीकेबल है? बीएनएस, राइट। कब से? 1 जुलाई 2024 से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सरकार शब्द द्योतक है। अंडर द इंडियन पेनल कोड द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स। फर्स्ट ऑप्शन केवल केंद्रीय सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। सेकेंड ऑप्शन केवल राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट ओनली। थर्ड ऑप्शन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। फोर्थ ऑप्शन सरकार या राज्य सरकार का, गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को डिनोट्स करते हैं अंडर इंडियन पेनल कोड, राइट। तो भारतीय दंड संहिता की जो धारा थी 17, उसके अकॉर्डिंग जो सरकार है उससे केंद्रीय सरकार या राज्य की सरकार का द्योतक है। और बीएनएस में आपको कहाँ देखने को मिलता है? बीएनएस का सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 में गवर्नमेंट का मीनिंग बताया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 19 के अकॉर्डिंग कौन व्यक्ति न्यायाधीश नहीं है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, हु इज नॉट अ जज। फर्स्ट ऑप्शन किसी आरोप के संबंध में जिनके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारार्थ सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज फॉर विच ही हैज ओनली द पावर टू कमिट द अक्यूज टू अनदर कोर्ट फॉर ट्रायल। एंड सेकेंड ऑप्शन, सन 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर एक्सरसाइजिंग ज्यूरिडिक्शन इन अ सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859। एंड थर्ड ऑप्शन किसी आरोप के संबंध में जिनके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या नहीं होती हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज फॉर विच ही हैज द पावर टू सेंटेंस अ फाइन और इम्प्रिजनमेंट वेदर देयर इज एन अपील फ्रॉम इट और नॉट। एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन इसमें से जज नहीं है, ये पूछा गया सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, किसी आरोप के संबंध में जिनके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारार्थ सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है, वो हमारा न्यायाधीश के डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो भारतीय दंड संहिता की जो धारा 19 है उसका दृष्टांत का मीन्स जो इलस्ट्रेशन ए है उसके अकॉर्डिंग 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर जो है वो न्यायाधीश है। और धारा 19 का जो दृष्टांत इलस्ट्रेशन खा है उसके अकॉर्डिंग किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या ना होती हो, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मैजिस्ट्रेट जो है वो न्यायाधीश है, जज है। और धारा 19 का जो दृष्टांत घ के अकॉर्डिंग किसी आरोप के संबंध में जिनके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारार्थ सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला जो मैजिस्ट्रेट है वो जज नहीं है। और जज को बीएनएस में कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 16 में डिफाइन किया गया है बीएनएस में जज को। और भारतीय दंड संहिता में कहाँ किया गया है? इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 19 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में न्यायालय कोर्ट ऑफ जस्टिस शब्द द्योतक है। फर्स्ट ऑप्शन, इन द इंडियन पेनल कोड द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट। फर्स्ट ऑप्शन, उस कक्ष में जिसमें न्यायाधीश अपनी बैठक करता है, द चैम्बर इन विच द जज होल्ड हिज सिटिंग। सेकेंड ऑप्शन, एक सिविल जज के न्यायालय का, द कोर्ट ऑफ अ सिविल जज। एंड थर्ड ऑप्शन, ऐसे न्यायाधीश का जिसे केवल न्यायिकता कार्य करने हेतु विधि द्वारा अधिकृत किया गया है।
अ जज हु इज अथोराइज्ड बाय लॉ टू एक्ट ओनली जुडिशियली। एंड फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त में से किसी का भी नहीं है, नन ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे न्यायाधीश का जिसे केवल न्यायिकता कार्य करने हेतु विधि द्वारा अधिकृत किया गया है। अ जज हु इज अथोराइज्ड बाय लॉ टू एक्ट ओनली जुडिशियली, राइट। तो हमारा इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 20 जो है उसके अकॉर्डिंग न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही को न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा है का द्योतक है। मीन्स सेक्शन 20 जो है इंडियन पिनल कोड का है वो कोर्ट को डिनोट करता है, जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन, और बॉडी ऑफ जज मीन्स 2 जज 3 जज 5 जज की जो बेंच बैठती है, एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी वाइल सच बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशियली। और यही सेक्शन आपको बीएनएस में कहाँ देखने को मिलेगा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 में देखने को मिलेगा। यहाँ सेक्शन 20 में कोर्ट ऑफ जस्टिस वर्ड यूज किया गया है और बीएनएस में कोर्ट का वर्ड यूज किया गया है। इसका मतलब है कि जो जज है एम्पावर्ड किया गया है लॉ के द्वारा एक्ट कैसा करने के, जुडिशियली अलोन, और बॉडी ऑफ जज जो बॉडी है जज की उनके द्वारा एम्पावर्ड किया गया लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी। डबल बेंच सिंगल बेंच बैठती ना, व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशियली, और उस समय वो कौन सा काम कर रहे हैं, जुडिशियली एक्ट कर रहे हैं, तब ये कोर्ट का डेफिनेशन में आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है, ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑप्शन, एक नगर पालिका का कर्मचारी लोक सेवक नहीं है, एन म्यूनिसिपल एम्प्लॉय इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। सेकेंड, एडवोकेट लोक सेवक नहीं है, एन एडवोकेट इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। थर्ड ऑप्शन, किसी विवाद को निपटाने के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त पंच लोक सेवक हैं, एन आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड बाय अ कोर्ट टू सेटल डिस्प्यूट इज अ पब्लिक सर्वेंट। फोर्थ ऑप्शन, दंडाधिकारी लोक सेवक हैं, अ मैजिस्ट्रेट इज अ पब्लिक सर्वेंट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत कथन पूछा गया है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक नगर पालिका का जो कर्मचारी है वो लोक सेवक नहीं है, यही गलत है, एंड म्यूनिसिपल एम्प्लॉय इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, राइट। एक नगर पालिका कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अधीन लोक सेवक है, क्योंकि वह सरकार द्वारा नियुक्त है और उसके निर्देशों के अधीन कार्य करता है। अ म्यूनिसिपल एम्प्लॉय इज द पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पिनल कोड बिकॉज ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड वर्क्स अंडर इट्स इंस्ट्रक्शन। उसको अपॉइंट किसके अंडर किया गया, गवर्नमेंट के, और उसी के जो काम करता है उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही करता है। तो बीएनएस में पब्लिक सर्वेंट कहाँ देखने को मिलेगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 में देखने को मिलेगा बीएनएस के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। फर्स्ट ऑप्शन, भारतीय थल जल एवं वायु सेवा में कमीशन प्राप्त अधिकारी, अ कमीशन्ड ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। सेकेंड ऑप्शन, एक मध्यस्थ जिसको किसी न्यायालय द्वारा कोई विवाद विनिश्चय हेतु विनिर्दिष्ट किया गया हो, एन आर्बिट्रेटर हु हैज बीन रेफर्ड बाय अ कोर्ट टू डिसाइड अ डिस्प्यूट। एंड थर्ड ऑप्शन, जो व्यक्ति किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो, अ पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू इम्प्रिजन और कीप अ पर्सन इन कन्फाइनमेंट। एंड फोर्थ ऑप्शन, एक अधिवक्ता जो न्यायालय के सम्मुख विधि का व्यवसाय करता है, एन एडवोकेट हु प्रैक्टिसेस लॉ बिफोर अ कोर्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, एक अधिवक्ता जो न्यायालय के सम्मुख विधि का व्यवसाय करता है। ये पब्लिक सर्वेंट में नहीं आएगा, यहाँ पे पूछा गया कौन लोक सेवक नहीं है, राइट। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अधीन एक अधिवक्ता लोक सेवक की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, जबकि जो और आपके जो और भी ऑप्शंस दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 21 के निर्वचन या न्यायिक निर्णयों के अधीन जो है लोक सेवक है। मीन्स
An advocate does not fall under the definition of public servant under section 21 of the Indian Penal Code, while all the rest given in the option are public servant under the interpretation and judicial decision of section 21. उनके जो इंटरप्रिटेशन करने के अकॉर्डिंग या जुडिशियल डिसीजन जो है उसके अकॉर्डिंग और सभी क्या है पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में फॉल करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक सेवक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट? फर्स्ट ऑप्शन नगर निगम आयुक्त, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर। सेकेंड ऑप्शन संसद सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। थर्ड ऑप्शन विधायक, एमएलए। फोर्थ ऑप्शन विश्वविद्यालय का परीक्षक, एग्जामिनर ऑफ यूनिवर्सिटी। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एग्जामिनर ऑफ यूनिवर्सिटी जो है वो हमारा पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 21 है उसके अकॉर्डिंग कुल 12 खंडों में लोक सेवकों की सूची दी गई है, लिस्ट दी गई है, और सेक्शन का जो इलस्ट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग नगर पालिका आयुक्त लोक सेवक होता है और विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में सांसदों विधायकों को लोक सेवक माना गया है, किंतु जो विश्वविद्यालय का परीक्षक है, एग्जामिनर है, उसको लोक सेवक नहीं माना गया। कौन से केस में? गुजरात राज्य वर्सेस एमपी द्विवेदी के केस में 1972 का केस है। और पब्लिक सर्वेंट को हमारा कहाँ पर वीएनएस में दिया गया? सेक्शन 2 सब सेक्शन 28 में दिया गया। ध्यान में रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया तो एग्जाम दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट।